नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 1 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष अष्टमी। तो आइए अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य से जुड़े कुछ मुख्य अपडेट्स और देश दुनिया से जुड़े ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों बता दें कि आज है अगस्त महीने की मासिक दुर्गाष्टमी। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दौरान दुर्गाष्टमी का उपवास किया जाता है। इस दिन श्रद्धालु दुर्गा माता की पूजा करते हैं और उनके लिए पूरे दिन का व्रत रखते हैं। आप सभी को इस महीने की दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, अब खबरों की शुरुआत के साथ बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची हैं। देवघर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत राज्यपाल संतोष गंगवार एवं राज्य सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया है। बता दें कि राष्ट्रपति एम्स में तकरीबन 3 घंटे रुकेंगी। मुख्य समारोह 1 घंटे का होगा, जिसे संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स के प्रथम दीक्षा समारोह की मुख्य अतिथि हैं। एम्स के एडिटोरियम में 2019 बैच के पास आउट 48 MBBS अपने अभिभावक के साथ पहुंच रहे हैं। उनको मेडल और उपाधि दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक 4 मेडल और 5 उपाधि राष्ट्रपति के हाथों दिया जाना है। मुख्य समारोह में स्वागत संबोधन एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोरा करेंगे। वहीं दोस्तों खबरों में आगे, तेजस्वी भूल गए गिले शिकवे, इस नेता के लिए फिर खोले RJD के दरवाजे। बता दें दोस्तों कि सहरसा में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। रंजीत यादव राजद में वापस आ गए हैं, जिससे कोसी क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने पर पार्टी ने अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। आइए दोस्तों, अब खबरों में आगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर अपने पूरे परिवार के साथ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ उनकी पत्नी राजश्री यादव, बेटी कात्यायनी और बेटा इराज भी साथ हैं। बता दें कि इसके अलावा एक और तस्वीर दिखी है, जिसमें तेजस्वी बेटी कात्यायनी के लिए घोड़ा बने हैं और पूरा परिवार एक साथ आनंद ले रहा है। चलिए दोस्तों खबरों में आगे। महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की विशेष अदालत ने 17 साल बाद फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया है। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उन्हें अपमानित किया गया है, आतंकी बनाया गया है और उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया है। आइए दोस्तों अगली खबर। बरेली में बुधवार रात वजीरगंज जा रहे एक दंपति को बदमाशों ने रोककर जेवर और नकदी लूट ली है। महिला के विरोध करने पर बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बदायूं के वजीरगंज निवासी ओम शरण मौर्य ने बताया कि कंथरी गांव के पास बदमाशों ने उन्हें लूटा और पत्नी पर हमला कर दिया। बता दें कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बता दें दोस्तों कि पूर्णिया एयरपोर्ट का हो सकता है उद्घाटन। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तेजी से निर्माण कार्य जारी है, जिसके बाद 75% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त तक पूर्णिया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों खबरों में आगे। बता दें कि डिप्टी CM विजय सिन्हा ने कहा कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, बिहार को अब कोई बदनाम नहीं कर पाएगा। बता दें कि बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों का हनुमान बताते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का ऐलान किया है। गया में पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब बिहार को कोई बदनाम नहीं कर पाएगा और राम राज्य के तर्ज पे भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
चलिए दोस्तों, इसी बीच आप लोग के साथ कुछ खास बातें भी कर लेते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन का स्पेशल जो मिठाइयाँ होती है उसके बारे में। हालांकि आज हम बात करेंगे राखी स्पेशल बिहारी मिठाई के बारे में। हालांकि ये थोड़ा खबर से हटके है, लेकिन आप लोग के लिए स्पेशल और हमारे लिए भी, ठीक है। हमारे बिहार की जो खास मिठाइयाँ होती हैं उनसे जुड़ी कुछ जानकारियाँ आप लोग के साथ हम शेयर करने वाले हैं। हालांकि ये जरा खबर हटके है लेकिन फिर भी खास है। चलिए, हालांकि रक्षाबंधन पर मिठाइयों की मिठास जो है वो रिश्तों को और खास बना देती है। ऐसे में काजू कतली और रसमलाई को पीछे छोड़ते हुए बिहार की पारंपरिक मिठाइयों की मांग बढ़ गई है, जिसके हर बाइट में देसी स्वाद और अपनापन इस तरीके से घुला हुआ है जो सीधे दिल में उतर जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि बिहार की उन मिठाइयों के बारे में जो हर त्योहार को खास बना देती है। वहीं पहला है दोस्तों अनरसा। बता दें कि चावल के आटे, गुड़ या चीनी और मेवे से बने इस खास व्यंजन को तिल की परत में लपेटकर धीमी आंच पर ताला जाता है। बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम ये मिठाई मुंह में जाते ही मिठास का स्वाद जादू की तरह बिखेर देता है। वही अगली मिठाई है बेलग्रामी। ठीक है दोस्तों, ये जो है दूध और चीनी से तैयार की जाती है और हल्की चाशनी में डूबी होती है। हर मिठाई की दुकान पे आसानी से मिल जाने वाली यह मिठाई स्वाद में बिल्कुल खास होती है। वहीं एक खाजा ये मिठाई का नाम है, ठीक है। खाजा बिहार की पारंपरिक मिठाइयों में से सबसे खास मानी जाती है। आटे और चीनी से बनी ये परतदार मिठाई स्वाद में इतनी कुरकुरे और मीठी होती है कि एक बार खाने के बाद भूलना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं अगली है पिड़किया। हालांकि पिड़किया जो है बिहार के त्योहारों की शान है, खास तौर पर छठ, तीज और करवा चौथ। ऐसे त्योहारों पर इसे बड़े प्यार से बनाया जाता है। मैदे में खोया, नारियल और ड्राई फ्रूट्स भरकर तली गई यह मिठाई स्वाद और परंपरा दोनों का मेल है। तो वहीं अगली मिठाई है दूध बगिया। हालांकि चावल के आटे से तैयार की गई यह मिठाई स्वाद में बेहद खास होती है। दूध में उबाली गई मुलायम बगियों को देखकर रसमलाई की याद जरूर आ जाती है, लेकिन इसका स्वाद उससे बिल्कुल अलग होता है। इसके साथ ऊपर से डाले गए ड्राई फ्रूट्स और केसर इसकी मिठास में शाही तड़का लगा देते हैं। तो वहीं अगली मिठाई है दोस्तों लौंग लत्ता। हालांकि लौंग लत्ता मिठाई को मैदे में भरकर उसे लपेटा जाता है और ऊपर से एक लौंग लगाकर ताला जाता है। चाशनी में डूबी ये मिठाई न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि लंबे समय तक खराब भी नहीं होती और यही इसे खास बनाती है। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने भी इन सबों में से कौन सी मिठाइयाँ खाई हैं और आपको इसका स्वाद कैसा लगता है। हालांकि ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमिक बताया है। कहा है कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे हैं। मुझे क्या, कल से 25% टैरिफ लगेगा। बता दें कि भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमिक बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे हैं। ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त यानी कि आज से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अभी अमेरिका की तरफ से भारतीय सामानों पर औसतन करीब 10% यानी कि 10% टैरिफ लगता है। इसके बढ़ने से अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जो पोस्ट किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं उन्होंने लिखा है जो। उसके बाद ट्रंप ने ये भी कहा है कि मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो चाहे तो अपनी डूबती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ ले डूबे, मुझे क्या, हमारा भारत के साथ बहुत कम व्यापार है, उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। वैसे ही रूस और अमेरिका का भी लगभग कोई व्यापार नहीं है, ऐसे ही रखें। और मेदवेदेव जो रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति हैं और अब भी खुद को राष्ट्रपति समझते हैं, उन्हें बोले कि अपनी जुबान संभाले, वो बहुत खतरनाक रास्ते पे जा रहे हैं। हालांकि ये सब चीजें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर। हालांकि राहुल बोले हैं कि ट्रंप ने सही कहा है कि इंडिया इकोनॉमिक मर चुकी है, इसे मोदी ने मारा है। ये बात पीएम और वित्त मंत्री को छोड़कर सबको पता है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा ने अडानी की मदद के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ट्रंप सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी
और वित्त मंत्री को छोड़कर सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। हालांकि राहुल का यह बयान ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रूस और भारत अपनी ट्रेड इकोनॉमी को कैसे संभालते हैं। राहुल ने ट्रंप के बयान पर कहा है कि मुझे खुशी हुई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैक्ट बताया है। चलिए दोस्तों, अब खबरों में आगे। क्या कांवड़ लाने से हम डीएम एसपी बन जाएंगे? कांवड़ लेने मत जाना, कविता वाले टीचर पर एफआईआर से स्टूडेंट नाराज, बोले सर गलत नहीं है। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम एसपी नहीं बनता, कांवड़ जल से कोई बनिया हकीम वैद्य नहीं बनता। हालांकि बता दे दोस्तों कि यूपी के बरेली में सरकारी स्कूल के टीचर रजनीश गंगवार ने 12 जुलाई को बच्चों को यह कविता सुनाई। तब उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि इसकी वजह से उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। कांवड़ यात्रा की जगह पढ़ाई को तरजीह देने वाले इस कविता का वीडियो वायरल हुआ और रजनीश को मारने की धमकियां मिलने लगी। हालांकि बता दें कि सोशल मीडिया पर उन्हें सनातन का गद्दार बोला गया है। लोग उनके लिए मास्टर को जूते से मारने वाले को 1200 रुपए का इनाम देने जैसी बातें लिखने लगे हैं। विरोध यही नहीं थमा, बरेली में VHP और महाकाल सेवा समिति जैसे हिंदू संगठन के लोगों ने कविता को धर्म विरोधी बताया है। उन्होंने पहले रजनीश का पुतला फूका, फिर स्कूल से निकालने की मांग करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हालांकि दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं क्या ये टीचर के साथ जो हो रहा है वो सही है, या फिर जिस तरीके का टीचर का मनोभावना था जो वो कविता में जाहिर किए हैं वो एक नागरिक को शोभा देता है या फिर नहीं। क्या उसे इतना भी हक है या नहीं कि वो किसी चीज को उजागर कर सके। हालांकि वो एक अलग बात है कि हम इसे किस तरीके से लेते हैं। बता दें कि हम किसी का सपोर्ट या विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक मानव हैं और मानवता का जो धर्म होता है उसे हमें पालन करनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताएं। वही खबरों में आगे। हालांकि मोदी बोले पाकिस्तान को 80% यानी कि 80% पानी नेहरू ने दिया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 102 मिनट के भाषण में 74 बार पाकिस्तान और 14 बार नेहरू का जिक्र किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी 74 मिनट के अपने भाषण में कांग्रेस की पुरानी सरकारों और गांधी नेहरू परिवार को निशाने पर रखा। सरकार के दोनों शीर्ष नेताओं ने इतिहास से जुड़े कई दावे किए हैं। बता दें कि अमित शाह का बयान 2005 से 2011 के बीच 27 हमले हुए, करीब 1000 लोग मारे गए। हमारे समय में जो भी आतंकी घटनाएं हुई वो पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। देश के बाकी हिस्से में 2014 से 2025 के बीच एक भी आतंकी घटना नहीं हुई है। ऐसा जो है वो अमित शाह का कहना है। तो आइए अब चलिए जान लेते हैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के 5 बड़े दावे जो उन्होंने किए हैं। पहला दावा है कि मोदी सरकार में कश्मीर के बाहर देश में कोई आतंकी घटना नहीं। वहीं दूसरा दावा है कि 1960 में नेहरू ने पाकिस्तान को भारत का 80% यानी कि 80% पानी दे दिया। वहीं तीसरा दावा है कि 1948 में नेहरू अचानक सीज फायर ना करते तो पीओके बनता ही नहीं। वहीं चौथा दावा है कि नेहरू के कारण चीन यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा और भारत बाहर हो गया। वहीं पांचवा दावा किया गया है कि डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी चीनी अधिकारियों से मिले थे। यहाँ फोटो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, खबरों में आगे अब बात कर लेते हैं कि प्रियंका बोली मोदी दोस्त बनाते हैं, बदले में क्या मिला। टैरिफ मुद्दे पर पीएम जवाब दें। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर भी सदन में हंगामा हुआ। बता दें कि संसद के मानसून सत्र के गुरुवार को 9वां दिन था। बिहार वोटर वेरिफिकेशन और अमेरिका के टैरिफ लगाने वाले मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, यानी कि आज से। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर जो कहा है उसे सबने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें बदले में यही मिलता है।
तो वहीं अगली खबर है दोस्तों कि भारत अमेरिका में 6 महीने बाद भी ट्रेड डील क्यों नहीं। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच फरवरी में ट्रेड डील पर बातचीत शुरू हुई थी, यानी 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन दोनों देश अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। बता दें कि अमेरिका भारत के एग्री और डेयरी सेक्टर में एंट्री चाहता है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे किसानों के हित के अलावा धार्मिक वजह भी है। इसके अलावा भारत अपने छोटे और मंझोले उद्योगों यानी कि MSME को लेकर ज्यादा सावधानी बरत रहा है। बता दें कि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ऐलान किया है कि वो भारत पर 1 अगस्त यानी आज से 25% टैरिफ लगाएंगे और रूस से हथियार और तेल खरीदने की वजह से जुर्माना भी लगाएंगे। आइए दोस्तों अगली खबर पे नजर डालते हैं। हालांकि रूस में लगातार दूसरे दिन भूकंप आया 6.5 तीव्रता, यानी कि कल कामचटका द्वीप पर 8.8 तीव्रता से धरती कांपी थी। ज्वालामुखी भी फटा था। वहीं रूस में लगातार दूसरे दिन भूकंप आया है और रूस के पूर्वी इलाके में मौजूद कुरिल आइसलैंड्स पर गुरुवार को सुबह आए इस भूकंप की तीव्रता 6.5 थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि NCS के मुताबिक यह भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 10:57 पर दर्ज हुआ है। इसकी गहराई महज 10 किलोमीटर थी। इससे पहले बुधवार को कुरिल द्वीपों के पास समुद्र में 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था, जो अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में 6ठे नंबर पर है। हालांकि बता दें कि इसमें अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड अपडेट से जुड़ी कुछ खास जानकारियों के बारे में। हालांकि कैलिफोर्निया में अमेरिकी नौसेना का F-35 विमान क्रैश, पायलट ने इंजेक्ट कर बचाई जान। बता दें कि अमेरिकी नौसेना का एक F-35C फाइटर जेट बुधवार शाम को कैलिफोर्निया के नेवल एयर स्टेशन लैमूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पायलट ने समय रहते इंजेक्शन कर जान बचाई। दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि घटना स्थानीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे के करीब हुई। फ्रेस्नो काउंटी शेरिफ ऑफिस ने बताया कि स्थानीय EMS क्रू और कॉल फायर की टीम मौके पर पहुंची और पायलट को प्राथमिक चिकित्सा दी गई। ये दोस्तों अगली खबर बैंकों से जुड़ी। हालांकि बता दें कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनल्टी। 11 सरकारी बैंकों ने 5 साल में खातेदारों से 9,000 करोड़ वसूले। बता दें कि 11 सरकारी बैंकों ने बीते 5 साल में सेविंग अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर ग्राहकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूली है। कुछ सरकारी बैंकों ने खाते में मासिक न्यूनतम राशि न रखने पर ग्राहकों से पेनल्टी वसूली, जबकि कुछ ने तिमाही आधार पर इसकी वसूली की है। हालांकि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी है। मिनिस्टर ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि DFC ने बैंकों को सलाह दी है कि वे मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी कि MAB न रखने पर वसूली जाने वाली पेनल्टी को तर्कसंगत बनाएं। इसमें खास तौर पर अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को राहत देने पर जोर दिया गया है। ऐसा लगता है 11 सरकारी बैंकों में से 7 ने ही इस सलाह का पालन किया है। अन्य 4 बैंकों ने भी जल्द ऐसा करने की बात कही है, लेकिन कई निजी बैंक ऐसा नहीं कर रहे हैं।